नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो पात्रता परीक्षा को लेकर 2012, 2015 और 2017 यानी जो 18 में एग्ज़ाम हुआ, ये सब पेपर करवा दिए। अब बारी है लेवल 2 एसएसटी 2021 का पेपर जो रद्द हो गया था, उसको लेकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। 2000 ये पहला सवाल एसएसटी को लेकर देखिए। सवाल है ये, प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती हैं क्योंकि ये सुनिश्चित करती हैं। क्या सुनिश्चित करती हैं प्रश्नोत्तर विधि? ये ऑप्शन है आपके सामने, देखिए। तो प्रश्नोत्तर विधि है जो शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जाती है इसमें, प्रश्नोत्तर विधि में, क्योंकि शिक्षक प्रश्न पूछता है और जो शिक्षार्थी होती है, विद्यार्थी, वो उसका आंसर देते हैं, यानी वो साथ में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। तो सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एश्योरेंस, एश्योरेंस का सही मतलब क्या है? एश्योरेंस से तात्पर्य है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस से है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद का निपटारा कौन करता है? तो उपभोक्ता विवाद का जो निपटारा करता है वो है जिला फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम। ये जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा करता है। देखिए, इसको लेकर पढ़ते हैं। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायाधिकरण फोरम, जो कि जिला न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाता है। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, जो राज्य आयोग के नाम से जाना जाता है। ये तो है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जो राज्य आयोग के नाम से जाना जाता है। वही राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, एनसीडीआरसी। ये नेशनल पर है और जो राज्य पर है वो एससीडीआरसी। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, ये देश का केंद्रीय बैंक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान सहकारी बैंक का मुख्यालय है वो है जयपुर में। जयपुर में है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक 26 मार्च 1957 का ये मुख्यालय जयपुर में स्थित है। ये भी देख लीजिए, जयपुर है, इसकी स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा 18 नवंबर 1727 में किया गया। याद रखिएगा। इसे भारत का पेरिस, गुलाबी नगरी, दूसरा वृंदावन के नाम से जाना जाता है। 100 टापुओं का शहर, 2021 की जो भर्ती हुई थी उसमें ये सवाल आया था, 100 टापुओं का शहर। तो ये बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 टापुओं का शहर। इसके बारे में और बात करें तो इसे राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है, ये भी याद रखें। माही नदी इस शहर से होकर बहती है और बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे हरा भरा शहर है। एक सवाल देखिए, राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया? तो आदिम में किया गया है सहरिया को। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसको। देखिए, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि सवाल आते रहते हैं जनजाति को लेकर। तो भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति माना है। ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है, याद रखिएगा। और भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। ये मुख्य रूप से राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर में सर्वाधिक है और चित्तौड़गढ़ जिलों में निवास करती हैं भील। जबकि गरासिया जनजाति भील जनजाति से अधिक जे संबंधित है। ये अपने को चौहान वंशज मानते हैं। ये सिरोही, गोगुंदा, उदयपुर जिलों में निवास करती हैं। जबकि मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, ये याद रखिएगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो ये है जयसमंद झील। जयसमंद झील याद रखिएगा। जयसमंद झील को ही ढेबर झील भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार। आगे देखिए, जयसमंद झील को ढेबर झील कहा जाता है। इस झील को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है।
इस झील का निर्माण महाराजा जय सिंह ने 1687 से 1691 में करवाया और इस झील की अधिकतम लंबाई है 14 किलोमीटर। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो राजस्थान जो है वो सरसों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगर अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो पृथ्वी की आकृति, तो ये ग्लोब, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये किया था इन्होंने बीकानेर और जोधपुर की सेना के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा डूंगर जी और जवाहर जी। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी का चिन्ह नाम धारण किया था? तो इन्होंने किया था जोरावर सिंह बारहट थे, जोरावर सिंह बारहट, इन्होंने अमरदास बैरागी का नाम धारण किया था, चिन्ह नाम, गिरफ्तारी से बचने के लिए। एकलगढ़ जो मंदसौर में है अमरदास बैरागी के नाम से रहे और एकलगढ़ मध्य प्रदेश में इनका स्मारक है। राजस्थान के किस क्रांति को तिहाड़ जेल में रखा? तो तिहाड़ जेल में जिसे रखा गया वो थे गोपाल सिंह खरवा, तिहाड़ जेल में रखा गया था इनको। निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे देखिए, पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा, ये शामिल थे इनके चंदावल दस्ते में। हल्दीघाटी युद्ध 18 जून 1576 को। निम्नलिखित में से किसकी छतरी को शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो ये माना जाता है राम गोपाल पोद्दार की छतरी है, इनको शेखावटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। साथ में राम गोपाल पोद्दार की जो छतरी है वो करौली में है, ये भी याद रखें, सबसे बड़ी छतरी है और करौली में है। पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है, तो कौन सा है? तो वो क्रिया का सिद्धांत है, जैसा कि देख कर ही पता लग रहा है, करके सीखने पर ये बल देता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों का प्रवाह किस दिशा में होता है? उत्तरी गोलार्ध में पूछा है, तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में चलता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, वही दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, तो ये कहलाती, अधिकतम दूरी जो होती है वो तो होती है अपसोर, और जो न्यूनतम होती है वो होती है उपसोर, ये याद रखिए। आगे सवाल है, खाद्य श्रृंखला में छुआ किस श्रेणी में आता है? खाद्य श्रृंखला में छुआ किस श्रेणी में आता है? तो छुआ आता है प्राथमिक उपभोक्ता में। खाद्य श्रृंखला की बात की जा रही है, ये देखिए, पौधे उत्पादक है, फिर छुआ प्राथमिक उपभोक्ता, फिर सांप द्वितीय उपभोक्ता और बाज तृतीयक उपभोक्ता। चक्रवात की बात की जा रही है, तो देखिए चक्रवात क्या होता है, उसमें पहले हम ये समझ लेते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध की बात की जाती है तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलता है चक्रवात, और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की जो दिशा होती है उसके अनुरूप चलता है, यानी यहाँ पे तो एंटी क्लॉक चलेगा और यहाँ पे क्लॉक वाइज चलेगा चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में विपरीत चलता है सुई के, और दक्षिणी गोलार्ध में चलता है घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप। वही प्रति चक्रवात होता है, तो प्रति चक्रवात होता है वो घड़ी की उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होता है, और यहाँ पे एंटी क्लॉक होता है, इसका उल्टा होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शंस, इसमें सी माना है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम सीधे इसकी व्याख्या देखते हैं, क्योंकि जो व्याख्या है इसकी थोड़ी सही दी गई है।
जो चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती हैं। ये तो सही बताया गया है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होता है चक्रवात। दक्षिण गोलार्ध में तो होता है घड़ी की सुइयों के सुई की दिशा में, और उत्तरी गोलार्ध में होता है घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में। तो ये चक्रवात है। तो ये सही है एकदम। और प्रति चक्रवात इसका उल्टा होता है, जो मैंने आपको बता दिया है। आगे सवाल देखते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो ये किया जाता है 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो जिनका संबंध साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन से होता है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष ये अनंत सैनम अयंगर है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जबकि पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर थे। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है? तो ये होता है द्वितीयक मतदान अधिकारी। वहीं इसके बारे में बात करें तो देखिए, प्रथम मतदान अधिकारी जो होता है वो होता है चिन्हित या प्रति सत्यापित प्रति का अधिकारी, और पीठासीन अधिकारी बूथ का संपूर्ण प्रभारी होता है। तो अगर पूछा जाए कि पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो बूथ का संपूर्ण प्रभारी। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो ये होती हैं संसदीय सरकार में। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। भारत में संसदीयात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, ये याद रखें। पूछा जाता है भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न में से कौन सा उद्देश्य ज्ञान का उद्देश्य का उदाहरण है? कौन सा ज्ञान का उद्देश्य का उदाहरण है? तो ये है परिभाषित करना। ये ज्ञान के उद्देश्य का उदाहरण है। परिभाषित करना ज्ञान का उद्देश्य का उदाहरण है, जबकि व्याख्या करना बोध उद्देश्य है, और रचना करना प्रयोग उद्देश्य का है, और विश्लेषण करना विश्लेषण उद्देश्य का उदाहरण है। ब्लूम के अनुसार मतदाता दिवस 25 जनवरी। ए राइट आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 को मनाने के लिए पूरे देश में 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो कृषि एवं शिक्षा किया गया है, वो किया गया राज्य सूची में। बी राइट आंसर हो गया बी। संविधान की राज्य सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया है? तो अभिलेख न्यायालय का दिया है वो 129 अनुच्छेद में दिया गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अभिलेख न्यायालय 129 अनुच्छेद। वही अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेशों की समीक्षा है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेशों की समीक्षा है 137 में। और 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से सलाह करने की शक्ति है 143 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 में निहित है। ए राइट आंसर होगा इसका। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वो है ग्राम सभा का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र का क्या नाम है? देखिए, जैसा कि NEP 2020 जोड़ा गया है, ये सवाल 2021 में आ चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में
प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र कौन सा है? तो ये है परख। जैसा कि मैंने एनईपी को लेकर सभी वीडियो मतलब जितने भी वस्तुनिष्ठ बनते हैं वो करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। तो परख ये आकलन केंद्र नाम दिया गया है। ये याद रखिएगा, ये नीति कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में गठित की गई है और ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहली आई थी 1968 में, दूसरी 1986 और नई है 2020 में। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कल्प कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? कल्प तो कल्प प्रारंभ हुआ है 2004 और 5 में। इसको लेकर बात करें तो ये उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2004-5 में। कल्प का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यह किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। इसको लेकर बात करते हैं क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है। देखिए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना और प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, ये भी याद रखें, तथा इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया? तो ये बनाया गया स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया। और देखिए ऑप्शन में देखिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ध्यान इधर जाता है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, पर जो शिक्षा का अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार में आएगा। ये मौलिक अधिकार में देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया, जबकि 2002 में 21A के भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। याद रखें कौन सा संविधान संशोधन के तहत? तो 86वें, ये याद रखेगा। और किस में जोड़ा गया? तो 21A में। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 2012 में। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण हेतु 2012 में यह अधिनियम बनाया गया। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी के किनारे। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मंदिरों के शहर में ये विशिष्ट स्मारक बना है इनका, याद रखिएगा। दुर्गादास की जो राठौड़ की छतरी है मध्य प्रदेश में है। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो ये हुआ मेवाड़ में। चावंड का जो संबंध है वो है मेवाड़ से। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही हैं? किशोरी देवी, तो श्रीमती देवी का जो संबंध है वो है सीकर से, ये याद रखिएगा। बी राइट आंसर होगा। इसको लेकर पढ़ते हैं क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है। श्रीमती किशोरी देवी सीकर किसान आंदोलन से संबंध रहा है इनका। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राजा ठाकुर कल्याण सिंह ने 25 से 50% तक भू लगान वसूल करने के साथ ही सीकर में किसानों का व्यापक आंदोलन प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 1925 में सीकर का कटराथल में सरदार हरलाल की पत्नी किशोरी देवी, जहाँ 10,000 महिलाओं के नेतृत्व में विशाल महिला सम्मेलन किया इन्होंने। बजट्टी नामक आभूषण, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये गले में पहना जाता है बजट्टी। डी राइट आंसर होगा इसका। इनके अलावा देखिए मादलिया तिमणिया नामक आभूषण भी गले में पहना जाता है। शीशपोल नामक आभूषण सिर पर पहना जाता है और पीपल पन्ना सुरलिया नामक आभूषण कान में पहना जाता है। याद रखें, इनको लेकर हमेशा सवाल रिपीट होता है। 2021 में एक नया शब्द आया था बजट्टी। एडवर्ड थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो थॉर्नडाइक को जाना जाता है सीखने के सिद्धांत को लेकर। डी राइट आंसर होगा इसका।
इन अधिगम को लेकर सिद्धांत दिए थे। 3 इनके मुख्य नियम थे और 5 इनके गौण नियम थे। ये देखिए 3 मुख्य नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो के 5 अन्य नियम हैं जो गौण नियम कहलाते हैं। एक मनोवर्ती का नियम है, एक बहुअनिक्रिया का नियम है, एक आंशिक क्रिया का नियम है, एक अनुरूपता का नियम है, एक संबंध परिवर्तन का नियम है। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मकता जनसंख्या वृद्धि दर की, नकारात्मकता यानी कमी, तो कमी कब की गई? तो 2000 ये 1921 में की गई थी। तो 1911 से 1921 दशक पूछा गया है। बी राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो सबसे पुराना है टिस्को। जमशेदपुर में स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित क्रम कीजिए। तो अवस्थित क्रम देखिए, सबसे पहले आएगी भात, फिर उसको खाना है और फिर डे। तो ये भाबर, तराई, खदर और डेल्टा। डी राइट आंसर होगा इसका। ये देख लीजिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जिप्सम का है राजस्थान। राजस्थान जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। जस्कर नदी या जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? तो ये किया जाता है लद्दाख द्वारा। चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड, ये हुआ था फरवरी 1922 में। बी राइट आंसर होगा इसका। आगे सवाल है, पंडित हरिनारायण अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो हरिनारायण शर्मा को नियुक्त किया था जय सिंह द्वारा। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तकों में है, न ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। सी राइट आंसर होगा। कि वंचित वर्ग का पहला कवि किसे माना जाता है? वंचित वर्ग का पहला कवि, वंचित वर्ग का पहला कवि, तो देखिए, तो वंचित वर्ग का पहला कवि है ये चौकामेला। भारत में वंचित वर्ग का पहला कवि चौकामेला को कहा जाता है, याद रखिएगा। चौकामेला महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने अभंगों की रचना की है। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो ये किया था राज सिंह द्वारा विरोध। राज सिंह द्वारा औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर विरोध किया था पत्र लिखकर। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया था। कब लगाया था? 1679 में। उसके राज्य में जजिया कर के विरुद्ध हिंदुओं ने विरोध किया, जिसके बीच बीच में कई कुछ स्थानों पर जजिया हटा लिया। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? बांसुरी की तरह होता है तो वो होता है अलगोजा। ये भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। बांसुरी की तरह होता है अलगोजा, सुशीर वाद्य यंत्र। अच्छा, पूछा गया है कौन सा एक सही सुमेलित है? सही बताना है। तो इनमें सही सुमेलित है कंबोज राजपुरा, बाकी सब गलत है। इनको सही करते हैं, देखिए। कंबोज की राजधानी राजपुरा या हाटक, घाटक नहीं हाटक, गांधार, तक्षशिला, अवंती, उज्जैन या महेशमती, अंग, चंपा, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, वज्जी, वैशाली, मगध, गिरिवज्र या राजगृह। मल, कुशीनारा या पावा, अस्मक, पैठान, प्रतिष्ठान, पोतन, पोटली, मत्स्य, विराटनगर, सुरसेन, मथुरा, काशी, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, चेदी, शक्तिमती, पांचाल, अहिशस्त्र या कंपिलिया। भंड देवरा का मंदिर किस जिले में है? तो भंड देवरा का जो मंदिर है वो 12 में है, याद रखिएगा। इसे मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। राजस्थान के खजुराहो के नाम से ये प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया, ये सही कथन है।
उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये दोनों कथन गलत हो जाएंगे, यानी ए उस एक ओनली सही है, ओनली ए। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 22 ईस्वी पर बैठा और चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त के साथ हुई। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार बनाता था, ना कि अशोक। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन है, देखिए, इनके अधिकांश जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा में है और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, यानी सी राइट आंसर होगा इसका। अधिकांश इनके जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में है और जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है इनके कथन। निम्नलिखित में से सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित कौन कौन से है ये बताना है। देखिए कौन से। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, फिर प्रवास पाटन नहीं, आलमगीरपुर नहीं, सनुदोड़ो पाकिस्तान में है, कोटची पाकिस्तान में है। सी राइट आंसर होगा इसका, सी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सनुदोड़ो और कोटची, यानी सी राइट आंसर होगा इसका। देखते हैं जी, ये सभी पाकिस्तान में स्थित है। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो किस जिले में हुआ? ये जालौर में हुआ था इनका जन्म। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म जालौर में भीनमाल नामक नगर में हुआ था। यह वैदिक काल के बारे में एक कथन दिए गए हैं, देखिए कौन सा सही है ये बताना है। वैदिक काल के बारे में कथन दिए गए, कौन सा सही है ये बताना है। देखिए, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, तो ये सही है। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था, ये भी सही है। व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था, ये गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। आगे देखते हैं। वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई आरोग्य क्रम में 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के प्रधान अधिकारी को ग्रामीण कहा जाता था। विश का प्रधान विशपति कहलाता। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पणिक कहा जाता था। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। इस प्रकार प्रश्न में 1 और 2 सही हैं। संत दरियावजी रामस्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ पर स्थित है? तो इनकी जो शाखा है वो रैण में है। संत दरियावजी रामस्नेही संप्रदाय की शाखा। और 2021 पेपर का ये अंतिम सवाल 150वां। महावीर स्वामी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए कौन सा कथन सही है ये बताना है। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, बचपन का नाम वर्धमान था, ये सही हो जाएगा। माता का नाम महामाया, वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ये सभी गलत हो जाएगा, खाली 2। तो देखते हैं ए, खाली 2 इसका सही हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा इसका। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। जबकि जैन धर्म का जो संस्थापक व प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो इसमें केवल 2 जो है ये राइट आंसर होगा, बाकी सब गलत है। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद जो पेपर रहेगा वो 2022 के जो चारों शिफ्ट के पेपर थे, 2022 के चारों शिफ्ट के पेपर वो करवा दिए जाएंगे। आप चैनल से बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो रिपीट होते रहते हैं, तो आप अच्छे से देखिए सवालों को, उसकी व्याख्या को अच्छे से देखिए, ताकि क्या है कि इसके आसपास भी अगर सवाल आए तो हम अच्छे से कर पाए। थैंक यू दोस्तों। ये 2000 का पेपर है सामाजिक अध्ययन का। देखिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग हैं से क्या तात्पर्य है? तो ये है संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम व्याख्या सहित समझेंगे। देखिए, भारत के
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ये कई बार पूछा जाता है और रिपीटेड सवाल है। तो अस्पृश्यता है वो है अनुच्छेद 17 में। ये मौलिक अधिकार है, इनको लेकर समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता या समता। वही अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आप जो मूल अधिकार है वो आप अच्छे से याद रखिए, सवाल बार बार पूछा जाता है सम्मिलित करने को लेकर या ऐसे कुछ भी। एक नीति निर्देशक तत्व भी, वो भी आप देख लें एक बार। वहीं आगे देखिए 2018 में देखिए एक और सवाल आया था इससे पहले। हाँ, ये देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो मूल कर्तव्यों को किया गया है भाग 4A में। सी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लेकर देखिए सवाल इसके आसपास वापस आ सकता है। तो भारत के संविधान के भाग 4A में किसकी सिफारिश पर? तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किस संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया। तो ये भी देखिए मौलिक कर्तव्य कहाँ किस देश से लिया गया है प्रावधान? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया है, ये भी याद रखें। और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A में है, ये याद रखें। किसकी सिफारिश पर ये जोड़ा गया है 4A में? तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 51K के माध्यम से ये जोड़ा गया है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार सवाल रिपीट होता है इसलिए थोड़ा जोर दिया है इस सवाल पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो जो 25 है वो अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकारों में ही है। ये आप मौलिक अधिकार अच्छे से याद कर लेंगे, इसको लेकर सवाल पूछा ही जाता है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इससे संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित है 25 से 28 अनुच्छेद। अनुच्छेद 25 हमने बता दिया है, अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानना, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन हेतु किसी को कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाना, ये है 27 में। वही 28 में है राज्य निधि से पुनः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दिया जाए, ये 28 में है। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, सामाजिक न्याय से संबंधित तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये है संवैधानिक जो प्रावधान है। विधायिका में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण, ये भी है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी है। और बाल श्रम निषेध, ये भी है। इस सवाल में बोनस दिया गया था क्योंकि ये सभी विकल्प जो है ये सभी सही हैं। आगे देखते हैं, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसको स्टार लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? तो ये है 1/10वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग है। ये डी राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। इसको लेकर पढ़ते हैं व्याख्या। देखिए लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए सदन की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कथन में पूछा जा सकता है, अध्यक्ष सहित या नहीं। तो देखिए कुल सदस्य, अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 1/10 होता है। अध्यक्ष प्रतिदिन बैठक के आरंभ में गणपूर्ति को सुनिश्चित करता है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है? देखिए मंत्री परिषद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद होती है। तो मंत्री परिषद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 74 में, याद रखिएगा अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद का प्रावधान। और राष्ट्रपति का जो संविधान का है तो वो 72 में है, ये भी याद रखें। 72 में है राष्ट्रपति के संविधान की शक्तियाँ, और 74 में है राष्ट्रपति के लिए जो मंत्री परिषद का प्रावधान है वो 74 में है। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। देखिए
अनुच्छेद 74 जो कि हमने बता दिया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, ये कथन में पूछा जाता है, तो ये सही है देखिए। और अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, किसमें? अनुच्छेद 78 में। 79 में है संसद का गठन, ये भी याद रखें। अनुच्छेद 79 है, उसमें संसद का गठन है। और अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। ये सवाल पूछा जाता है राज्यसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में है, तो 80 में है, याद रखिएगा। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है, तो ये करते हैं संबंधित राज्य का राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त को संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो नियुक्त करता है। संविधान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से अनुच्छेद 243 में दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए सही है वो देख लेते हैं, क्योंकि वो जानकारी हमें ज़्यादा होनी जरूरी है। संविधान के व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांग सकता है, तो ये सही है, न्यायालय परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बाध्य है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है, तो ये भी सही है, मानने हेतु बाध्य नहीं है, लेकिन वो देने हेतु बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है, तो ये भी सही है। तो जो असत्य कथन है वो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्राधिकार निम्न है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, अभिलेखीय न्यायालय, मौलिक अधिकार का रक्षक, ये सब सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र है। अपने परामर्श क्षेत्राधिकार के तहत वह अनुच्छेद 143 के वर्णित उपबंधों का पालन करते हुए राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह देने हेतु वो बाध्य है, याद रखिएगा। परंतु दी गई सलाह को मानने हेतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ये लाइन याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार सवाल। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है, तो देखिए कौन कौन से शामिल है। ये राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बार बार सवाल पूछा था, आरएस में भी अभी ये पूछा गया था। केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कौन कौन शामिल है, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत के संसद व राज्यों के विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, भारत के संसद, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। तो ये डी उत्तर राइट आंसर रहेगा इसका, कि इसमें भारत के संसद, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य, ये राइट आंसर रहेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निर्वाचन में कौन कौन निर्वाचक मंडल में हो गए, तो देखिए संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 54 के में वर्णित है राष्ट्रपति चुनाव हेतु एक निर्वाचन मंडल होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 54 में है, याद रखिएगा। सीधा पूछा जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो अनुच्छेद 54। एक ये सवाल हो गया। किस भाग में, तो भाग 5 में, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी राज्य क्षेत्र शामिल है। सभी निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते, ये याद रखिएगा। मनोनीत सदस्य को लेकर अक्सर कथन में पूछा जाता है, जो गलत हो जाता है। निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। कोई भी मनोनीत सदस्य या विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है इनका निर्वाचन, याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार सवाल ये पूछा जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्से है, ये याद रखिएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। ये सबसे लंबी नदी है यांगत्से, 6300 किलोमीटर लंबी नदी है ये नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन सागर में गिरती है। हांग्यो ये 4667 किलोमीटर है, लीना 4268 किलोमीटर है, मेकांग ये 4023 किलोमीटर लंबी नदी है ये। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है, ये देखिए सवाल रिपीट हुआ था बार बार। किलिमंजारो जो पर्वत है वो है तंजानिया में, याद रखिएगा, ये तंजानिया में है। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी
निर्मित पर्वत है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है, तंजानिया में है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 5,895 मीटर है। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है। समताप सीमा पर औसत तापमान कितना रहता है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये समताप मंडल और ये इसको लेकर अक्सर ये 2011, 12, ये 15 और ये 18 में भी वापस रिपीट हुआ है सवाल, याद रखिएगा। किसी न किसी रूप में ये सीधा सवाल आता है, सीधा याद रखिएगा। इसके आगे एक और बात करें तो देखिए, जो शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को समताप सीमा या शांत मंडल कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि शांत मंडल कहाँ है? तो शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का भाग। बेसाल्ट सेल एक उदाहरण है। तो बेसाल्ट सेल, ये भी बार बार सवाल पूछा जाता है। बेसाल्ट सेल है वो है बाह्य आग्नेय सेल, याद रखिएगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपटल पर प्राप्त कठोर मुलायम चट्टान सेल होते हैं, जो मुख्य 3 प्रकार आग्नेय, अवसादी और कायांतरित होते हैं। ये कायांतरित को लेकर 2012-11 में पूछा गया। इसमें पूछा गया है तो आग्नेय सेल के बारे में, अवसादी के बारे में भी वापस पूछा जा सकता है। तो आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडे होने से निर्मित सेल है। बेसाल्ट सेल एक बाह्य आग्नेय ज्वालामुखी निर्मित सेल है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये होता है 10%, याद रखिएगा। ऊर्जा के प्रवाह के लिए बॉक्स एंड पाइप मॉडल ईपी ओडम ने दिया है 1983 में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो ये था सेल्यूकस का। किस समय ये भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की। चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में एक युद्ध में हराया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उसकी जो प्रसिद्ध रचना है मेगास्थनीज की, वो है इंडिका। भारत से संबंधित अनेक जानकारियां निहित है इसमें। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में एक नवरत्न नहीं था। तो नहीं था तो देखिए, वर रुचि था, वरामीर भी था, धनवंतरी भी था, फाहियान ये तो चीनी यात्री था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पढ़े कौन कौन से इसके नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो देखिए, कालिदास, वररुचि, धनवंतरी, वराहमिहिर, सपणक, शंकु, अमर सिंह, बैताल भट्ट और खटक पर ये थे। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन करने के लिए 405 ईस्वी में भारत आया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, तो ये देखिए हाथी का नाम पूछा है, तो हाथी का नाम है राम प्रसाद, याद रखिएगा। कई बार जल्दबाजी में लोग चेतक कर आते हैं, लेकिन चेतक वो घोड़े का नाम था, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के मेवाड़ राज्य के राजा थे। अकबर उस हाथी की वीरता से प्रभावित होकर उसका पीर प्रसाद नाम रख देता है। जो राजप्रसाद का नाम पीर प्रसाद कौन रखता है? तो अकबर रखता है। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ? तो जो गोविंद गुरु का जन्म है वो हुआ बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु का जन्म, ये सामाजिक सुधारक। और कब हुआ? तो 20 दिसंबर 1858 को हुआ, डूंगरपुर जिले में बांसिया या बेड़िया गांव में ये हुआ था। तो पूछा जाता है, देखिए, गोविंद गुरु का संबंध किस जिले और किस गांव से है? तो डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव से है, याद रखिएगा। 1903 में सभ्य सभा की स्थापना की, समाज सुधार को अपने लक्ष्य बनाया और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार और स्वदेशी के उपयोग का प्रचार किया। समसभा की जो स्थापना है वो हुई थी 1883 में। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1903 में हुआ था, ये याद रखिएगा जी। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु ने जो समसभा की स्थापना की वो 1883 में की थी और उसका पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में, ये याद रखें। और एक मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था 1913 में, नवंबर 1913 लगभग। और आगे देखते हैं, चेतावनी चुंगटिया किसने लिखा? चेतावनी चुंगटिया, तो ये लिखा है केसरी सिंह बाहरट ने। ये बार बार पूछा जाता है। तो एक ये कवि और स्वतंत्रता सेनानी थे। राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी, ये भी याद रखें, राजस्थान केसरी, केसरी सिंह बारठ। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छत्रपति की व्यवस्था किसने की? तो ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, लंदन में की थी। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। देखिए, लंदन में विनायक दामोदर सावरकर के अध्ययन हेतु श्यामजी कृष्ण वर्मा
या छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो सावरकर द्वारा 1904 में की गई। बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने छात्रवृत्ति प्रदान की। किसके अनुमोदन पर? तो बाल गंगाधर तिलक के अनुमोदन पर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1906 में। सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सवाल पूछा जाता है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक नाम से 1857 की क्रांति पर पुस्तक लिखी, जिसमें उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। तो यह सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया? तो ये बताया था वीर सावरकर ने। फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया, ये भी याद रखें। मत्स्य जनपद की राजधानी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी है वो तो है विराटनगर। ये तो सवाल सीधा हो गया। एक बार सवाल पूछा गया था मत्स्य संघ की राजधानी, और पहला ऑप्शन दिया था विराटनगर और दूसरा ऑप्शन था अलवर। तो ये आपका सवाल हो जाएगा कमेंट बॉक्स में कि आप जरूर बताएं मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है, जिसमें पहला ऑप्शन है विराटनगर, दूसरा ऑप्शन है अलवर। सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इसको सोच कर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये सवाल आया हुआ है और लोगों ने कन्फ्यूजन के चक्कर में गलत कर दिया था। मत्स्य संघ बता रहा हूँ, मत्स्य संघ की राजधानी। और देखिए फिर अवंती की राजधानी पूछी जाए तो अवंती जो जनपद है उसकी राजधानी है उज्जैनी है महेशमती। अस्मक ये है पोटन या पोतन। अंग है चंपा और गंधार है तक्षशिला। आगे देखते हैं। इसी लाइन में सभी जनपद की राजधानी देख लेते हैं कि कब कौन सी तो कंबोज की राजधानी थी हटक। काशी की थी वाराणसी। कुरु की इंद्रप्रस्थ। कौशल की अयोध्या या श्रावस्ती। ये कौशल की याद रखेगा, पूछा जाता है। छेदी की सुक्तिमती या शक्तिमती, ये भी पूछा जाता है। वज्जी को वैशाली, ये भी पूछा जाता है। वस्त कौशाम्बी, ये भी पूछा जाता है। ये याद रखेगा सभी। पांचाल की अशस्त्र या कांपिल्य। मगध की राजधानी, तो मगध की थी राजगीर या गिरिवज्र। मत्स्य विराटनगर। मल कुशीनारा पावा। सुरसेन मथुरा, ये याद रखेगा, पूछा जाता है सीधा सवाल। पैंगन वंश का आनंद मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है म्यांमार में। म्यांमार वर्मा में सर्वोत्तम पैंगन का आनंद मंदिर है। 1105 ईस्वी में निर्मित यह मंदिर ईंटों से निर्मित है। इसका निर्माण बगान साम्राज्य के समय किया गया। तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता? तो ये तराइन का प्रथम युद्ध की बात की जा रही है, तो प्रथम युद्ध जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। और द्वितीय युद्ध जीता था फिर वापस मोहम्मद गोरी ने, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध 1191, मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, इन दोनों के मध्य हुआ। इस बार मोहम्मद गोरी की विजय हुई। और तृतीय युद्ध हुआ था 1215 में इल्तुतमिश और यलदौद एवं कबूचा के मध्य, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। ये अलग है, ये सवाल दोनों एक हो जाएंगे। इनके बीच कितने युद्ध हुए? तो 2 युद्ध हुए थे तराइन के मध्य। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया था कालबेलिया को। कालबेलिया को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता है। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य एक भावमय लोक नृत्य है। 2010 में यूनेस्को ने इस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया, याद रखिएगा। संत मीराबाई के पति का नाम बताइए। संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज। मीराबाई एक कृष्ण भक्त और कवियत्री थी। इसका विवाह सिसोदिया राज परिवार में भोजराज से हुआ। भोजराज मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए गीत गोविंद पर टीका, सोरठा का पद, राग गोविंद और नरसी रीरा मायरो। चित्रकला बणी ठणी संबंधित है, तो बणी ठणी जो संबंधित है वो नागरीदास से संबंधित है। बणी ठणी एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। इस चित्र को राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। देखिए ये दोनों सवाल पूछे गए हैं कि बणी ठणी का जो संबंध है वो किशनगढ़ी चित्रकला शैली से है। तो कौन सी शैली से चित्रकला? तो किशनगढ़। और ये राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है इसको, बणी ठणी चित्रकला शैली को। और राठौड़ राजा सवन सिंह ने चित्रकारों को आश्रय दिया। सवन सिंह स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे। उनके दरबारी चित्रकारों की बात की जाए तो निहाल चंद ने बणी ठणी की पेंटिंग तैयार की। बणी ठणी की पेंटिंग या निहाल चंद का संबंध किसे है? तो बणी ठणी से है। राजा सवन सिंह नागरीदास नाग से रचनाएं करते थे। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है, तो ये है गोगाजी। गोगाजी चौहान राजस्थान के लोक देवता हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1003 में चूरू जनपद में ददरेवा ग्राम में हुआ। इनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं, ये भी पूछा जाता है। खेजड़िली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया? तो ये दिया था अमृता देवी ने।
पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? तो आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, याद रखेगा। वंदे मातरम का प्रथम गायन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में हुआ था, तब हुआ था प्रथम गायन, ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 द्वारा नहीं जुड़ा गया है तो ये हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मानव निर्मित है जयसमंद। बाकी देखिए मीठे पानी की कुछ जिले हैं, जयसमंद है उदयपुर में स्थित सबसे मीठे पानी की झील है। राजसमंद, ये राजसमंद में है। पिछोला उदयपुर में है। अन्ना सागर अजमेर में है। नक्की, पुष्कर, फतेह सागर, कोलायत झील, ये सब मीठे पानी की झीलें हैं। विष्णु के भक्त कहलाए तो विष्णु के भक्त कहलाते हैं अलवार, और नयनार कहलाते हैं शिव जी के भक्त। अलवार नयनार पूछा जाता है बार बार। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवार और शैव धर्म के नयनार बता दिया मैंने। अलवार संतों की संख्या है 12 और नयनार शिव के उपासक है, उनकी संख्या है 63। निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है। ये बौद्ध ग्रंथ है। अगर सवाल पूछा जाए, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को हमेशा, अगर सवाल पूछा जाए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तो अंगुत्तर निकाय होगा। अगर यहाँ पे लिखा है कि जैन ग्रंथ कौन सा है जिसमें प्राचीन 16 जनपदों का उल्लेख है, तो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ये याद रखिएगा। देखिए इसमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है, ये तो पता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। अगर पहला ऑप्शन अंगुत्तर निकाय दिया जाए और फिर भगवती सूत्र दिया जाए और सवाल में हो जैन ग्रंथ कौन सा है, तो ये होगा भगवती सूत्र, याद रखिएगा। जो निम्न है ये जैन ग्रंथ में, ये सॉरी अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपद है उनका उल्लेख बता दिया गया है। रावी नदी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो रावी का जो प्राचीन नाम है वो परुष्णी नदी है। अन्य नाम देखते हैं जो नदियों के प्राचीन नाम है। तो रावी का है तो है परुष्णी, झेलम का है वितस्ता, चिनाब का है अस्किनी, सतलज का है सतुद्री, विपाशा है व्यास, व्यास का प्राचीन नाम विपाशा है, गंडक का है सदानीरा और घग्गर का है तुरसदती। सूरसेन जनपद की राजधानी, मैंने अभी बताया था सूरसेन जनपद की राजधानी, तो ये मथुरा। देखिए 2 सवाल आगे हैं एक ही साथ, ये याद रखिएगा। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप से तिथि का सामने आया, तो परिपूर्ण कब आया? तो 1 नवंबर 1956 को आया। एकीकरण को लेकर जो 7 चरण है वो आप याद रखिएगा। और इसके साथ राज प्रमुख चारों याद रखिएगा। फिर प्रधानमंत्री भी याद रखिएगा और उद्घाटनकर्ता ये भी याद रखिएगा। सीधा सवाल पूछा जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं याद करना चाहूँ तो आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री है, जैसे तो प्रधानमंत्री सबसे पहले थे कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, ये तो हो गए आपके प्रधानमंत्री। शोभाराम कुमावत, माणिकलाल वर्मा, कुमावत असावा वर्मा। देखिए लिखते हैं ताकि सही हो जाएगा। सबसे पहले है कुमावत, फिर है असावा, फिर है वर्मा, फिर है शास्त्री, ये आपके हो गए प्रधानमंत्री। तो ये शोभाराम कुमावत, फिर है असावा का पूरा नाम क्या था, फिर है असावा, फिर है माणिकलाल वर्मा और फिर है हीरालाल शास्त्री, ये तो हो गए प्रधानमंत्री। फिर अगर उद्घाटनकर्ता की बात की जाए तो उद्घाटनकर्ता देखिए गाडगिल नेहरू पटेल, ये आपके हो गए उद्घाटनकर्ता। फिर राज प्रमुख की बात की जाए तो देखिए सबसे पहले है उदयपान सिंह, फिर है भीम सिंह, फिर है भूपाल सिंह और फिर है मान सिंह और फिर मान सिंह रहते हैं। ये याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं सीधे सवाल। असावा का पूरा नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आता है मैं बता देता हूँ। फिर आगे देखिए सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, ये शिक्षण विधियों के आगे टीचिंग मेथड के। तो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण किया जाता है वो माध्यमिक स्तर पर किया जाता है, याद रखिएगा। उपयुक्त सभी दिया गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उपयुक्त सभी कर दे। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक शिक्षण का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है, तो इस किसने दिया है? तो उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है BS ब्लूम ने, याद रखिएगा। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण BS ब्लूम द्वारा दिया गया, जहां ब्लूम के छात्रों के ज्ञान बौद्धिक पक्ष पर पूरा ध्यान केंद्रित करता है। उसके अनुसार छात्र के व्यक्तित्व विकास में 3 क्षेत्रों
का योगदान है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, तो पाठ्यक्रम में शामिल कौन कौन से हैं, तो देखिए विद्यालय के आंतरिक क्रिया और विद्यालय के बाह्य क्रिया, उपयुक्त दोनों, सी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए विद्यार्थी के, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्ष में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है, तो ये है कथन प्रविधि का ये प्रयोग कर रही है। देखिए सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया यानी राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ाते समय कथन विधि का उपयोग कर रही हैं। शिक्षण के कुछ प्रमुख विधियाँ निगमनात्मक और आगमनात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, वस्तुनिष्ठ वस्तु विधि और दृष्टांत विधि, कथन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, शोध विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन योजना, वर्धा योजना, बुनियादी तालीम विधि आदि है। ये सभी योजनाएं विधियों के नाम है, लेकिन ये यहाँ पे कौन सी विधि बात कर रही हैं, तो कथन विधि की बात की जा रही है। कथन विधि द्वारा ये जो अध्यापिका है वो बता रही हैं ये सभी। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, तो ये देना चाहिए विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है, तो ये है देखिए विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्येक सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में उपयोग, सभी डी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना चाहिए। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, तो ब्लूम की पाठ योजना है वो उद्देश्यों पर आधारित है, ये भी याद रखें, ये तो सवाल बार बार पूछा जाता है। ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्यों पर आधारित है। फिर देखिए प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, तो ये किलपैट्रिक का कथन है। प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, ये किलपैट्रिक का कथन है। सामाजिक अध्ययन में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है, तो ये करती है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो रबी की फसल है तो वो है सरसों। देखिए जो रबी की फसल है वो बुआई तो होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। गेहूँ, सरसों, चना और मटर ये इसकी फसल है। खरीफ की है बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में, जिसमें धान, मूंगफली, बाजरा, मक्का है। और जायद की फसलें हैं मई जून की फसलें हैं, ये मुख्य सब्जी होती हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदियों में सादिया से धुबरी को जोड़ा जाता है, तो ये जोड़ा जाता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो इलाहाबाद से हल्दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है वो धुबरी से सादिया ब्रह्मपुत्र, और जो जलमार्ग 3 है वो कोट्टमपुरम से कोल्लम, और जलमार्ग काकनाड से पांडुचेरी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी, तो पुरुष साक्षरता दर 82.14%। वही भारत की कुल साक्षरता 74.04 थी, और जिसमें पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला की साक्षरता 65.46% है। केरल की साक्षरता सर्वाधिक और बिहार की सबसे कम थी 2011 के अनुसार। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से परिणाम है, तो ये होते हैं भूमध्य सागर से, ये पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है जो शीतकालीन वर्षा के भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले उत्तर पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ये भी याद रखें। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पूर्ण प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जाने जाती हैं, तो ये जाने जाते हैं तराई प्रदेश। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ आंतरिक प्रवाह पूर्ण प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जाने जाती हैं, तो तराई प्रदेश जाने जाते हैं। इसको देखिए सिंधु गंगा के मैदान मुख्यतः हिमालय पर्वत के दक्षिण में नदियों द्वारा अपरिदित अंशों में निक्षेपण में से तराई प्रदेशों का निर्माण होता है। वे तराई प्रदेश बांगर नाम से जाने जाते हैं, जहाँ नदियों का जल कंकड़ पत्थरों के नीचे होने से दिखाई नहीं देता है और आगे पुनः प्रकट हो जाते हैं। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? तो ये जाता है कोयला। कोयला एक अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन को जाता है। कोयला से बड़े स्तर पर तापीय विधि से विद्युत का उत्पादन होता है बड़े स्तर पर। टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया? तो ये सिक्किम को। देखिए
सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक राज्य बन गया। सिक्किम ने टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु राज्य के रासायनिक उर्वरकों को उपयोग को निषिद्ध कर दिया है। निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन की तकनीक की सहयोग से की गई? तो ब्रिटेन की गई है दुर्गापुरा इस्पात से। ये याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है ये सभी। देखिए, बोकारो इस्पात है वो रूस के सहयोग से हुआ झारखंड में। बोकारो झारखंड रूस के सहयोग से। दुर्गापुरा जो पूछा गया है ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में। राउरकेला ये जर्मनी छत्तीसगढ़। ये याद रखिएगा, ये सहयोगी देश है जिनकी सहायता से इनकी स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है? तो उत्कात भूमि के लिए चंबल नदी। ये चंबल नदी है अपने मार्गों में बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है, तो ये बीहड़ के नाम से भी जानी जाती है, ये भी याद रखें। याकुत जनजाति का आवास है, तो याकुत है वो उत्तरी साइबेरिया। घग्गर का मैदान अवस्थित है, तो घग्गर सबसे ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़ का जिला है। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित है, तो वस्त्र उद्योग ये ब्यावर में। यहाँ श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड प्रथम कारखाना है, ये याद रखिएगा। वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इजी सवाल है, लेकिन अगर आपको पता है तो जरूर बताएं, क्योंकि प्रथम वस्त्र उद्योग है वो ब्यावर में है। और वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, ये आपके लिए सवाल हो जाएगा। 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो दशकीय जो जनसंख्या न्यूनतम रही वो गंगानगर की रही है। ए। सर्वाधिक वृद्धि दर है जो बाड़मेर की रही है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है वापस। राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की और न्यूनतम है जैसलमेर की, लेकिन जो 10 की वृद्धि दर है वो सर्वाधिक वो बाड़मेर की रही है 2011 के अनुसार। धन्यवाद दोस्तों, ये पेपर था 2018 का। अब बारी होगी 2021 का पेपर जो रद्द हुआ था, लेवल 2 का SST को लेकर ये सीरीज है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई कमी हो तो जरूर बताएं ताकि हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और इसके बाद 2021 के बाद 2022 की जो चारों शिफ्ट है उसके भी पेपर सॉल्व करा दिए जाएंगे, और फिर एक वीडियो में सब पेपर जो है वो मिक्स करके अपलोड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।